योगी आदित्यनाथ ने जनप्रतिनिधियों संघ की अहम बैठक। गोरखपुर और बस्ती मंडल की सड़क योजनाओं की हुई समीक्षा। सीएम ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। सीएम योगी ने किया जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण, पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। कहा, लोकतंत्र की रक्षा के लिए उनका संघर्ष प्रेरणादायक। बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने शूटिंग चैंपियनशिप में किया के शानदार प्रदर्शन पर मिल रही बधाइयां। हापुड़ में कांवड़ यात्रा की रूट डायवर्जन से टोल कंपनियों को हुआ भारी नुकसान। 11 दिन में करीब 6 करोड़ हुई हानि। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर रुक करने से पहले आपको सीधा ले चलते हैं गोरखपुर, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त लाइव हैं और लोकार्पण कर रहे हैं। पीएसी वाहिनी को आज यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, इसकी भी मैं बधाई देता हूँ। के सानिध्य में करें तालियों के साथ यह लोकार्पण का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी देश के अंदर महोदय के कर कमलों से सेना प्रतिनिधिगण के सानिध्य में संपन्न बाह्य सुरक्षा का दायित्व निभाती है। महोदय चिंतन जिनका अतिशय पावन, आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ कानून व्यवस्था को बेहतर खबर गोरखपुर से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनप्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक की। गोरखपुर और बस्ती मंडल में सड़क निर्माण को लेकर चल रही योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रस्तावित सड़कों के निर्माण में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम योगी ने कहा है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा तय की गई प्राथमिकताओं के आधार पर ही सड़कों का निर्माण कराया जाए और इसके साथ ही नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए सीएम ग्रिड योजना को भी और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए गए। योगी सरकार का एक ऐतिहासिक फैसला सामने आया है, जहां कृषि मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में बता दें कि बढ़ोतरी की गई है और इसके साथ ही अब प्रतिदिन 252 या बता दें कि 6,552 प्रतिमाह रुपए मिला करेगा। इसके साथ ही पशुपालन, मधुमक्खी पालन और मशरूम उत्पादन को भी कृषिश्रम मनाया जाएगा। मजदूरी का भुगतान नगद, कृषि उपज या डिजिटल माध्यमों से संभव है और प्रति घंटे की मजदूरी भी तय की गई है। खबर गोरखपुर से है, जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के अनुसन चौक पर लोकतंत्र सेनानी लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने कहा कि जयप्रकाश नारायण ने देश में भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर लोकतंत्र की रक्षा की है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी श्री जयप्रकाश नारायण जी जीवन पर्यंत भारत और भारतीयता के लिए, उन जीवन मूल्यों के लिए
उन्होंने अपना जीवन आगे बढ़ाया था, जिस पर भारत की मजबूत नींव टिकी हुई है। उन्होंने अपना जीवन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, देश के लिए जिया था। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र 11 अगस्त से शुरू होगा। योगी सरकार के मौजूदा कार्यकाल के लिहाज से यह सत्र बेहद अहम माना जा रहा है, जहां एक और विपक्ष कानून व्यवस्था, ट्रांसफर विवाद और सीएजी रिपोर्ट्स को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार इस मंच पर सुधारों और उपलब्धियों की रिपोर्ट कार्ड भी जनता के सामने रखने जा रही है। इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने विधानमंडल के वर्ष 2025 के मॉनसून सत्र को 11 अगस्त से बुलाने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने संसदीय कार्य विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसके बाद ये तिथि तय की गई। ये सत्र संवैधानिक रूप से अनिवार्य भी था, क्योंकि अनुच्छेद 174 के तहत 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं हो सकता। पिछली बार विधानमंडल की बैठक 5 मार्च को हुई थी, इसलिए 5 सितंबर से पहले सत्र आहूत करना जरूरी था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सत्र को सिर्फ विधायी प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक राजनीतिक अवसर की तरह भी देख रहे हैं। सरकार की रणनीति स्पष्ट है: लंबित अध्यादेशों को पारित करना, विपक्ष के सवालों का मजबूती से जवाब देना और विकास कार्यों की सूची को विस्तार से सदन में रखना। योगी सरकार इस सत्र के जरिए न सिर्फ अपना गवर्नेंस मॉडल दिखाना चाहती है, बल्कि राज्य की जनता को ये भी भरोसा दिलाना चाहती है कि प्रशासन पारदर्शी, जवाबदेह और स्थिर हाथों में है। तो वहीं इस बार विपक्ष की रणनीति भी काफी आक्रामक बताई जा रही है। समाजवादी पार्टी समेत अन्य दल राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था, अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग में कथित धांधली, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठाने की तैयारी में है। साथ ही पंचायत चुनाव 2026 की पृष्ठभूमि में विपक्ष राज्य सरकार के ग्रामीण विकास के दावों पर भी सवाल उठा सकता है। सदन के भीतर गर्म बहस और तीखे आरोप प्रत्यारोप के पूरे आसार हैं। सत्र के दौरान कैग यानी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की 7 रिपोर्ट पटल पर रखी जाएंगी, जो सरकार की नीतियों और खर्चों की बारीकी से पड़ताल करती हैं। इनमें सरयू नहर परियोजना और तमाम अन्य मुद्दे शामिल हैं। इन रिपोर्ट को विपक्ष सरकार पर हमला बोलने का बड़ा हथियार भी बना सकता है, खासकर जहां रिपोर्ट में अनियमितताओं या कार्यप्रणाली में कमी की बातें सामने आई हो तब। जहां एक और विपक्ष कैग रिपोर्ट को लेकर सरकार पर सवाल उठाएगा, तो वहीं योगी सरकार की रणनीति बिल्कुल अलग है। सरकार इस मौके को अपनी नीतियों की सफलता बताने के मंच के रूप में देख रही है। वित्तीय अनुशासन, योजनाओं की पारदर्शी मॉनिटरिंग और बजट उपयोग में सुधार जैसे पॉजिटिव पॉइंट्स को सरकार उपलब्धियों के प्रमाण के रूप में पेश करेगी। सरयू नहर परियोजना या शहरी कचरा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में हुए बदलावों को सरकार नीति सुधार और प्रशासनिक दक्षता का प्रमाण बताएगी। योगी सरकार कैग की रिपोर्ट को केवल आलोचना नहीं, बल्कि अपनी सुशासन की पुष्टि के तौर पर प्रस्तुत करने की तैयारी में है। जिन क्षेत्रों में रिपोर्ट ने प्रशासनिक प्रक्रिया में सुधार या वित्तीय अनुशासन की सराहना की है, उन्हें सरकार सदन के भीतर जोर शोर से सामने रखेगी। खास तौर पर बजट उपयोग में दक्षता, योजनाओं की समयबद्ध मॉनिटरिंग और सार्वजनिक व्यय में पारदर्शिता को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की नीति निष्ठा का प्रमाण बताया जाएगा। यही नहीं, सरकार की कोशिश होगी कि इन रिपोर्टों को विकास की ऑडिट के रूप में जनता के सामने पेश किया जाए। सत्र से पहले योगी सरकार ने महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान भी किया है, जिसे रक्षाबंधन के पूर्व महिलाओं को तोहफे के तौर पर पेश किया जा रहा है। माना जा रहा है कि सरकार इस सत्र में महिलाओं, युवाओं और सामाजिक कल्याण से जुड़े नए विधेयक और घोषणाएं भी सदन में ला सकती है। ये सामाजिक एजेंडा सरकार की उस छवि को और मजबूत करेगा, जो कानून के साथ संवेदनशीलता को भी साथ लेकर चलने की बात करती है। बता दें कि मॉनसून सत्र में कैग की 7 रिपोर्ट यानी कि प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखे जाएंगे।
चलिए अब आपको वो 7 प्रतिवेदन बताते हैं। शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, केंद्रीय सड़क निधि यानी कि CRF के उपयोग पर प्रतिवेदन, सरयू नहर परियोजना पर प्रतिवेदन, भवन एवं सन्निर्माण कर्मकारों का कल्याण, CAG का मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन, राज्य वित्त पर प्रतिवेदन और अंत में 7वां खनन और अवैध खनन का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। 11 अगस्त से शुरू हो रहे इस मॉनसून सत्र को योगी सरकार एक बड़े राजनीतिक संदेश के रूप में देख रही है। सरकार जहां सुशासन, पारदर्शिता और निर्णायक नेतृत्व को प्रदर्शित करने का प्रयास करेगी, तो वहीं विपक्ष इसे जनता की आवाज बनाकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करेगा। कैग रिपोर्ट से लेकर पंचायत चुनाव की चर्चा तक ये सत्र उत्तर प्रदेश की राजनीतिक दिशा और प्रशासनिक दृष्टिकोण दोनों पर असर छोड़ सकता है। ये सत्र ऐसे समय में हो रहा है जब पंचायत चुनाव 2026 की हलचल शुरू हो चुकी है और लोकसभा चुनाव के बाद नई राजनीतिक परिस्थितियां बन रही हैं। इसलिए योगी सरकार इस सत्र के जरिए सशक्त प्रशासन, विकास और जवाबदेही की अपनी छवि को मजबूत करने की कोशिश करेगी। सरकार की रणनीति स्पष्ट है, विधायी कार्यों को प्रभावी ढंग से निपटाना, विपक्ष के हमलों का संयमित जवाब देना और जनहित से जुड़े प्रस्तावों पर तेजी से फैसले लेना। ये सत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की निर्णायकता को भी परखने का एक अवसर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, RN TV। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां चुनाव से पहले बड़ा बदलाव देखने को मिला है। नई नगर पंचायत बनेगी, नगर निकायों की बढ़ेगी सीमा, शहरी आबादी बढ़ाने की तैयारी की जा रही है, ग्राम पंचायत अब कम होंगी। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि आगामी नगर पंचायत चुनाव से पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। चुनाव से पहले ये बदलाव किया गया है, जहां नई नगर पंचायतें बनेंगी और इसके साथ ही नगर निकायों की सीमा को अब बढ़ा दिया जाएगा। शहरी आबादी बढ़ाने की तैयारी की जा रही है, ग्राम पंचायतें होंगी कम। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां बता दें कि चुनाव से पहले बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इसके साथ ही बता दें कि नई नगर पंचायतें बनेंगी और नगर निकायों की अब सीमा बढ़ती हुई नजर आएगी। शहरी आबादी बढ़ाने की तैयारी की जा रही है और ग्राम पंचायतें अब कम होंगी। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां नगर निकायों की अब सीमा बढ़ती हुई नजर आएगी, शहरी आबादी बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां बता दें कि पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में वन विभाग ने ठेकेदार और प्राधिकरण के सुपरवाइजर के खिलाफ FIR दर्ज की है। ठेकेदार योगेंद्र को बता दें कि ब्लैकलिस्ट कर उसकी जमा सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली गई और इसके साथ ही श्री लक्ष्मी वैसे ने मौके का निरीक्षण किया। उद्यान विभाग के वरिष्ठ प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। पेड़ों के पालन की सूचना शाम को हमको करीब 7 बजे के करीब मिली। मैंने तत्काल एक टीम बना के आदेश किया कि इसकी जांच की जाए। जांच जब की गई तो उसमें पाया गया कि 10 क्रॉसफिश के पेड़ कटे हुए पाए गए, जिसमें एक ठेकेदार जो उस पेड़ों को कटवा रहा था और जो सुपरवाइजर था, उन दोनों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है। जांच चल रही है। इस संबंध में अथॉरिटी को भी अनुरोध किया गया था कि इस प्रकरण की जांच करें, तो मेरे से ज्ञान में आया है कि अथॉरिटी ने भी। खबर महाराजगंज से है, जहां तहसील क्षेत्र के बुजुर्ग गांव में बता दें कि सरकारी भूमि पर चल रहे अवैध निर्माण पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है और इसके साथ ही बुलडोजर चलवाया। अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण कर रहे लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। प्रशासन ने साफ किया है कि अतिक्रमण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खबर चंदौली से है, जहां मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि यह वही बदमाश है जो 2 दिन पहले हुए प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के मामले में फरार चल रहे थे। पुलिस को इनकी तलाश थी और आज मुठभेड़ के दौरान 4 बदमाशों को गोली लगी है। सभी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए तुरंत अस्पताल भेजा गया। फिलहाल पूरे इलाके को घेर कर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।
देखिए, आज अलीनगर की पुलिस और साथ में मुगलसराय की पुलिस कुछ मुलजिमों को यहाँ से हिरासत में लेके असला बरामदगी के लिए लेके जा रही थी। ये मुलजिम बेसिकली सुबह 4 बजे गिरफ़्तार हुए थे। ये यहाँ घटना अलीनगर में 21 तारीख को शाम को अरविंद यादव की हत्या हुई थी। उसी में 4 मुलजिम गिरफ़्तार करने के उपरांत असला बरामद करने के लिए लेके गई थी पुलिस। इसी दौरान उनको जब मौका मिला है तो इनके द्वारा जो अपराधी हैं असला वहाँ से निकाला गया और पुलिस टीम पे इनके द्वारा फायर करने का प्रयास किया गया। इसी दौरान जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी इन पे फायरिंग की गई और जिसमें 4 जो अभियुक्त हैं जिनका नाम श्याम बिंद यादव है, ब्रजेश यादव, प्रियांशु उर्फ काजू यादव और रोहित यादव, इन सबके पैर में गोली लगी है और इसमें 2 पुलिसकर्मी हमारे 2 चौकी इंचार्ज भी घायल हुए हैं। सभी को अस्पताल में भेजा गया है उपचार हेतु। खबर बहराइच से है, जहां मैसी क्षेत्र से भाजपा के विधायक सुरवेश्वर सिंह ने दिल्ली में आयोजित 28वीं प्री-स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में 50 मीटर और 22 बोर एयर राइफल्स में बता दें कि अंक प्राप्त कर सफलतापूर्वक क्वालिफाई किया है। लोग इसे लेकर काफी खुश हैं और विधायक को कई सारी शुभकामनाएं मिल रही हैं। खेल प्रेमी इस सफलता को युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा भी मानते हुए नजर आ रहे हैं। हापुड़ से खबर आ रही है, जहां कांवड़ यात्रा के दौरान रूट डाइवर्जन से टोल कंपनियों को भारी नुकसान हुआ है। 11 दिनों में करीब 6 करोड़ रुपए की हानि हुई है। टोल कंपनी का दावा है कि रोजाना 50 से 55 लाख का संग्रह होता था। हापुड़ से खबर है, जहां रूट डाइवर्जन को लेकर बता दें कि भारी नुकसान होता हुआ नजर आया है और इसके साथ ही हापुड़ में कांवड़ यात्रा के रूट डाइवर्जन से टोल कंपनियों को भारी नुकसान हुआ है। 11 दिन में करीब 6 करोड़ की हानि होती हुई नजर आई है। खबर प्रयागराज से है, जहां शहर के 3 होनहार फुटबॉल खिलाड़ियों बता दें कि अंबर विशाल, प्रिंस सागर और प्रियांशु चंद्रा का चयन मध्य प्रदेश के बालाघाट में होने वाली डॉक्टर BC रॉय ट्रॉफी जूनियर राष्ट्रीय अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए उत्तर प्रदेश टीम में किया गया है। चयन पर जिला फुटबॉल संघ के पदाधिकारी और ट्रेनर ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी हैं। खबर प्रयागराज से है, जहां हरियाली अमावस्या 2025 के अवसर पर हजारों श्रद्धालु संगम तट पर एकत्रित हुए। श्रद्धालुओं ने पुण्य लाभ के लिए गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई और पूजा अर्चना भी की। मौके पर सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। धार्मिक माहौल में भक्तों ने पर्यावरण संरक्षण का भी संकल्प लिया। खबर ललितपुर से है, जहां क्षेत्र मैरौनी रोड पर SDM ने खाद की कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई की है। ट्रैक्टर ट्रॉली से कुल 120 बोरी यूरिया खाद पकड़ी गई है, जो मध्य प्रदेश से लाई जा रही थी। दोनों गाड़ियों को पुलिस ने थाने में सीज कर लिया और इस कार्रवाई से खाद की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है। अब फिलहाल पूरे मामले में आगे की जांच पड़ताल जारी है। खबर कुशीनगर से है, जहां थाना क्षेत्र में लव जिहाद की घटना का खुलासा हुआ है, जहां हिंदू नाबालिग लड़कियों का रेप कर उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। आरोपी ने लड़की का नाम बदलकर उसका आधार कार्ड बनवाया। आरोपी ने लड़की का नाम नरगिस रखा था और युवक लड़की को अपने साथ केरल लेकर गया था। पुलिस ने लड़की बता दी कि बरामद कर आरोपी शमशाद को गिरफ्तार कर लिया है। जनपद कुशीनगर में लव जिहाद एवं अवैध धर्म परिवर्तन पर कार्रवाई करते हुए थाना नेबुआ से संबंधित एक हिंदू नाबालिग लड़की को सकुशल बरामद किया गया है और इस घटना में सम्मिलित ये जो बदमाश है शमशाद, इसकी गिरफ्तारी कराई गई है। इसमें सूचना प्राप्त हुई थी कि हिंदू नाबालिग लड़की को ये भगा के लेके चला गया है
और इसको जो है जब जांच की गई तो मालूम चला कि इसको केरला राज्य के समीप इस जो बच्ची को लेके चला गया था। उसके बाद हमारी पुलिस टीमें इसमें सक्रिय हुई, बच्ची की सकुशल रिकवरी कराई गई और शमशाद नामक इस अभियुक्त की गिरफ्तारी कराई गई है। जनपद कुशीनगर में लव जिहाद एवं अवैध धर्म परिवर्तन करने वाले गैंग्स एवं लोगों के खिलाफ में लगातार कार्रवाई चल रही है और आगे भी ये प्रचलित रहेगी। अब आपको सीधा ले चलते हैं गोरखपुर, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधन कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश के उन सभी जवानों का मैं अभिनंदन करता हूं जिन्होंने प्राण से जुट करके इस पूरे कार्यक्रम का हिस्सा बन करके इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में अपनी मदद की है। आज उसका परिणाम है हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रति एक सम्मान का भाव रखता है। हम लोगों को इस बात को ध्यान में रखना होगा कि फोर्स की ट्रेनिंग का जो सबसे बड़ा मंत्र है वह मंत्र है कि ट्रेनिंग के दौरान जितना पसीना बहेगा, याद रखना जीवन के आगामी 30-35 वर्षों की सेवा में उतना ही कम खून बहेगा। याद रखना किसी भी फोर्स पर यह अक्सर सा लागू होता है। ट्रेनिंग के मंत्र होते हैं पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पुलिस के उन सभी कार्यक्रमों के साथ जुड़ने के साथ साथ यह हमारा सौभाग्य है कि आज देश का नेतृत्व देश दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। हमने जुलाई 2024 में 3 नए कानून भी लागू किए हैं। ये 3 नए कानून क्या हैं? ट्रेनिंग के दौरान हर नए पुलिस कार्मिक को इसके बारे में सीखना है। याद रखना पुलिस ने तकनीक को कैसे अपनाना है इसके बारे में भी ट्रेनिंग के दौरान आपको ये ट्रेनिंग मिलेगी। फॉरेंसिक साइंस में क्या करना है, साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए क्या करना है, डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए क्या कार्रवाई और क्या सावधानी बरतनी है, इसके लिए और मिशन शक्ति के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली महिला सुरक्षा, उनके सम्मान, उनके स्वावलंबन के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रम के साथ महिला बीट पुलिस अधिकारी के रूप में आपके क्या उत्तरदायित्व होंगे, इन सभी उत्तरदायित्वों को एक साथ निर्वहन करने के सभी गुण इस ट्रेनिंग के दौरान आपको सीखने को मिलेंगे। इस ट्रेनिंग को उतनी ही प्रतिबद्धता के साथ लेके चलना है जितनी प्रतिबद्धता के साथ इस ट्रेनिंग के बाद आगे के जीवन के सेवा के वे क्षेत्र के जो पग पग पर आपके सामने चुनौतियां भी प्रस्तुत करेंगी और जीवन के सुनहरे। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।